क्लैक बच्चों, वेलकम है आपका। आज मैंने जैसा आपको बोला था कि मैं 5 सालों के सैंपल क्वेश्चन पेपर का कंपाइलेशन कराऊंगा। तो आज मैं मैडम थोड़ी सी एक्टिंग करनी पड़ रही है ना, ये मैं पहले रिकॉर्ड कर चुका हूँ इसीलिए तो हंसी आ गई मुझे। वो कराऊंगा आपके एग्जाम में 12 मार्क्स के लिए आता है। अब 40 में से 12 मार्क्स कितना परसेंट हो गया? 40 में से 12 मार्क्स, मैथ के बच्चे हो बता सकते हो कितना परसेंट हो गया? 30%। आई मीन इस चैप्टर का वेटेज आपके एग्जाम में 30% का, तो आप समझ सकते हो पासिंग परसेंट से 3% कम। पासिंग परसेंट से 3% कम कहने का मतलब जिस बच्चे ने ये वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया वो पास हो जाएगा। ओ तरीके डन। अभी समझ में, अगर समझ में आया तो आगे देखो सर। अब एक सैंपल क्वेश्चन पेपर में क्या क्या चीजें पूछी गई हैं जो आपके एग्जाम में भी पूछ सकते हैं, देखते हैं इस साल का सैंपल क्वेश्चन पेपर। पहला क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ डैश कैन बी ग्रेटर देन 1। इसमें से किसकी वैल्यू एक से ज्यादा हो सकती है? अब किसकी वैल्यू एक से ज्यादा हो सकती है, क्योंकि वहां पे आंसर है, मैं यहां पे आपको बताने के लिए एक बार ये दिखा देता हूं, देखना सर। यहां पे उन्होंने बोला एपीएस, एमपीएस, एपीसी, एमपीसी, इसमें से कौन एक से ज्यादा हो सकता है? सबसे पहले देखते हैं सर हम लोग एमपीएस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। हम जितना पैसा कमाते हैं क्या उससे ज्यादा सेव कर सकते हैं? नहीं सर, हम ज्यादा से ज्यादा जितना कमाते हैं पूरा का पूरा सेव कर लेंगे। इसका मतलब जितना कमाया पूरा का पूरा सेव कर लिया, तो इसका मतलब एमपीएस कितना हो सकता है? मैक्सिमम 1। अगला एमपीसी, मैक्सिमम कितना हो सकता है? हमने जितना कमाया एडिशनली सबका सब हमने क्या कर दिया? खर्च। बेटा ये सबका सब डेल्टा में है, एमपीएस जब भी होगा वो डेल्टा में होगा, एमपीएस जब भी होगा डेल्टा में होगा, तो ये भी कितना हो सकता है? 1। लेकिन सर एपीएस, क्या ये एक से ज्यादा हो सकता है? क्या है? एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। भाई अगर मैं जितना पैसा कमाता हूं मैडम, अगर पूरा का पूरा सेव कर लूंगा तो फिर खाऊंगा क्या? तो सर ये कभी 1 ही नहीं हो सकता, ये कभी 1 ही नहीं हो सकता, 1 से ज्यादा क्या होगा? तब बच गया ये। इसका मतलब सर यही आंसर होगा। एक बार देखते हैं तो सही, ये 1 से ज्यादा क्यों होता है? बट आपको पता है ना, जीरो इनकम पे भी आपका कंजप्शन होता है, जो कि क्या कहलाता है? ऑटोनोमस कंजप्शन। और जब हम लोग इनकम अर्न करने लगते हैं तब ये कितना हो जाता है? 120। तो सर इसका मतलब ये एक से ज्यादा हो सकता है। इसका आंसर होना चाहिए क्या? एपीसी। देखो क्या है, ऑब्वियसली ऑटोनोमस कंजप्शन की वजह से ऐसा होता है। ठीक, आंसर सर एपीसी आ गया। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। इसका मतलब 1 नंबर आपने अर्न कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 देखो बेटा, ग्राफिकली एडी फंक्शन कैन बी ऑब्टेन्ड वर्टिकली बाय एडिंग। किस किस को ऐड करके हम लोग एडी ला सकते हैं? सी प्लस आई। देखो आंसर यही है क्या? हाँ जी सर यही है बेटा। अगला क्वेश्चन आया बेटा, अभी आया प्रैक्टिकल क्वेश्चन। सपोज फॉर अ गिवन इकोनॉमी, सपोज फॉर अ गिवन इकोनॉमी एस का फंक्शन दिया हुआ। सर एस बोले तो किसका फंक्शन? सेविंग का। उसके बाद उन्होंने आई दिया। आई क्या होता है? आई क्या होता है? इन्वेस्टमेंट। फिर वो कहते हैं एस से सेविंग फंक्शन है, वाई नेशनल इनकम है और आई इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। भाई तुम नहीं भी बताते तो भी अब मुझे पता है। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम वुड बी डैश, वो कह रही है 4000। इक्विलिब्रियम लेवल इनकम, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम का मतलब क्या होता है? एक ऐसी इनकम जहां पे ईडीएस बराबर है। ओके, लेकिन ये फंक्शन को यूज करके पूछा है। ये फंक्शन को यूज करके पूछा है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। इनकम वाई पूछा है सर, अब निकालो। वाई पूछा है सर, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम वाई पूछा है बेटा। दिमाग लगाओ, दिमाग दिमाग है आपके अंदर, आप थोड़ा बहुत दिमाग लगाओ। चलो बच्चों दिमाग लगा, दिमाग नहीं लगा तो दिमाग देखते हैं। बेटा यहाँ पे इन्होंने ना आपसे इनकम नहीं पूछी, यहाँ पे इन्होंने आपसे क्या पूछा? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। और जब आप ये क्वेश्चन करोगे तो आपके पास ना ये 2 चीजें रहेंगी, चीज नंबर 1 और चीज नंबर 2। लेकिन आपको दिमाग ये रखना, इन्होंने बोला है बीईपी की इनकम, बीईपी की इनकम इन्होंने बताई है। बीईपी की इनकम इन्होंने कितनी बताई? सर मुझे पता है बीईपी में क्या होता है, आपका एडी किसके इक्वल हो जाता है? एएस के। लेकिन सर एडी का मतलब क्या होता है? सी प्लस आई, और एएस का मतलब क्या होता है? सी प्लस एस। सी से सी कैंसिल, आई इक्वल्स टू किसके हो गया? एस। तो मतलब सेविंग कितनी आ रही है? सेविंग कितनी आ रही है? सर आई अगर 4000 है तो सेविंग भी कितनी हो जाएगी? 4000। यहाँ पे पुट कर दो 4000 इक्वल्स टू माइनस का 60 प्लस का 0.1 वाई। अब यहाँ पे करो तो देखो कितना आएगा? यहाँ पे माइनस का तो किसका आ जाएगा? प्लस का 4660 इक्वल्स टू 0.1 वाई। अब y इधर आ जाएगा, वो उसको डिवाइड कर देगा, 4060 डिवाइडेड बाय 0.1। आंसर कितना आ जाएगा? 40600। बोले समझ में आया? समझ आया तो ठीक, नहीं तो इसको नोट कर लो बेटा। अगर समझ आया तो ठीक, नहीं तो बेटा इसको नोट कर लो। डन हो गया? चलो सर आंसर देखते हैं। हाँ जी सर आंसर यही है, वेरी गुड बेटा। अब अगला क्वेश्चन देखो बेटा, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया 4 मार्क्स का।
अभी तक जो हमने ऊपर से लेके 1 2 3 किया ये 1 1 मार्क्स का, जबकि क्वेश्चन नंबर जो 3 जो एमसीक्यू में आया ना बेटा, एमसीक्यू में, ये एमसीक्यू में नहीं आना चाहिए था, फुल फेस क्वेश्चन होना चाहिए, जो कि अलग से आपको 3 नंबर देता, 4 नंबर देता, बट फिर भी उन्होंने उसको एमसीक्यू में पूछा। देखो अब 4 नंबर में क्या पूछा वो देखते हैं। फॉर अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी द गवर्नमेंट इनकर एन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ करोर्स, ठीक है गवर्नमेंट करती होगी, इफ द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव फॉल्स फ्रॉम 0.25 टू 0.10, 0.25 से गिर के 0.10 पे आ गई है, मतलब आपकी पहले सेविंग ज्यादा थी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव अगर 0.25 है तो इसका मतलब खर्चा होगा 0.75। अब आपने अपना एमपीएस कर दिया 0.1, तो मतलब खर्चा बढ़ा के 0.9 कर दिया होगा, यही ना। आगे कहते हैं कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंक्रीज इन द इनकम ड्यू टू चेंज इन द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अब लगाइए दिमाग वाला क्वेश्चन। देखो आपकी किताब में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, टीएस ग्रेवाल सर की किताब में, टीएस कह रहा हूँ संदीप गर्ग सर की बुक में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है। करो आप क्वेश्चन में एक चीज अपडेट करना, यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर ऑफ डैश करोड़ है ना, यहाँ पे 1000 करोड़ है, रुपीज 1000 करोड़। अब दिमाग लगाओ, आंसर बताओ। आओ नालायक बच्चों, अगर आपसे नहीं हो पाया कोई बात नहीं, नया सवाल भी था इसलिए आप शायद नहीं कर पा रहे हो, मैं करवा देता हूँ। सबसे पहले देखते हैं इन्होंने क्या बोला, शुरुआत में बोला एक हाइपोथेटिकल इकोनॉमी के लिए आप माने गवर्नमेंट ने अपना एक्सपेंडिचर कितना बढ़ाया है, 1000 करोड़ रुपए बढ़ाया है। गवर्नमेंट ने अपना इनकम कितना बढ़ा, सॉरी अपना एक्सपेंडिचर कितना बढ़ाया है, 1000 करोड़। कहते हैं अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव 0.25 से 0.1 हुई है, तब कैलकुलेट करें वैल्यू ऑफ इंक्रीज इन द इनकम की इनकम कितनी इंक्रीज हुई है। एक मिनट सर, सबसे पहले ना सर मैं एक ये चीज निकाल देता हूं। सबसे पहले सर मैं एक बार ऐसे करता हूं कि मैं ना 0.25 पे कैलकुलेट करता हूं कि के कितना आएगा। बताना इस पे के कितना आएगा। के का फॉर्मूला क्या है दोस्त, के का फॉर्मूला 1/MPS और ये 0.5 MPS है, तो सर 1/0.25 के कितना आ गया, 4 टाइम्स आ गया। के कितना आ गया दोस्त, 4 टाइम्स आ गया। बोलो ना सर, के कितना आ गया, 4 टाइम्स आ गया। अब सर मुझे ना के का एक और फॉर्मूला पता है, क्या, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, ये भी पता है। ये कितना आया सर 4, और गवर्नमेंट ने बढ़ाया कितना है 1000, तो आपका डेल्टा वाई कितना आएगा दोस्त। सर मेरा वाई आ गया 4000 करोड़। बोलो इतनी सी बात समझ में आई या नहीं आई। अब सेम यहां पे करके देखो कि 0.1 के केस में के कितना आएगा, 1/MPS कितना आ जाएगा, ये 10 टाइम्स आ जाएगा। अब 10 टाइम्स को अगर मैं यहाँ पे रख के देखूँ 10 इक्वल्स टू डेल्टा वाई अपॉन 1000, तो ये कितना आया डेल्टा वाई, 10,000 करोड़। तो मतलब आप 4000 से कहाँ पहुंच गए हो, तो गवर्नमेंट ने इंक्रीज कितना किया है, 6000। बेटा ये है इसका सोल्यूशन। देखो सर ये इसका सोल्यूशन है, सोल्यूशन में भी पूरा आंसर नहीं वहीं पे नहीं है बेटा, उनके सैंपल क्वेश्चन पेपर में नहीं है, यहीं तक है वहाँ पे। बट आपको लिखना पड़ेगा गवर्नमेंट ने कितना इंक्रीज किया बेटा, बोलो गवर्नमेंट ने कितना इंक्रीज किया, 6000। बोलो बात समझ में आई। चलो सर अगर बात समझ में आई तो बेटा आपके यहाँ पे एक क्वेश्चन आया बेटा थ्योरी का, और उसके बाद ये खत्म हो गया। अब आप देखना कि आपके एग्जाम में कितने नंबर का ये पाया बेटा, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 3 और 4, 3 और 4 7, 7 4 11, ये 12 नंबर का है, लेकिन इस बार के सैंपल क्वेश्चन पेपर में 11 नंबर का आया हुआ है बेटा। आओ थ्योरी देखते सर इन्होंने थ्योरी में क्या पूछा। हाँ तीनों चैप्टर में लाके, हाँ वो करेक्शन करा दिया जाएगा, वो करेक्शन करा दिया जाएगा। आओ सर क्वेश्चन देखते हैं। इन एन इकोनॉमी एक्स आंटे एग्रीगेट डिमांड, एक्स आंटे समझते हो कब होता है, ये करने से पहले करने के बाद, करने से पहले। सर इसका मतलब ये प्लानिंग वाला बोल रहा है ना, हाँ जी सर ये प्लानिंग वाला बोल रहा है। प्लानिंग एडी इज मोर देन एक्स आंटे सप्लाई, मतलब एडी क्या है, ज्यादा है एएस से। बोलो आपको ये बात समझ में आती है। अगर ऐसा होता है तो क्या होता है, अगर एडी ज्यादा हो रही है एएस से, तो यहां पे हमें 3 चीजों का डिसीजन लेना पड़ता था ना, कि आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट और जनरल प्राइस लेवल, है ना, ये करना होगा। देखते हैं लेकिन इन्होंने क्या पूछा ये देखते हैं। कह रहे हैं एलाबोरेट द पॉसिबल इंपैक्ट ऑफ द सेम, किस किस पे, ऑन आउटपुट, इनकम और एम्प्लॉयमेंट। मैं बिना आंसर पढ़े पहले आप लोगों से पूछना चाहता हूं, अगर मेरा एडी ज्यादा हो गया है, एडी ज्यादा हो गया है एएस से, इसका इंपैक्ट क्या आएगा। सबसे पहले मुझे बताना, इन्होंने किससे पूछा, आउटपुट पे। आउटपुट पे बोलो क्या चेंज, नो चेंज। हट, डिमांड ज्यादा है
सप्लाई कम है, हम बना ही नहीं सकते। क्या हम बना सकते हैं? नहीं बना सकते। अब हमारा स्टॉक क्या हो जाएगा? हमारा स्टॉक आउट हो जाएगा दोस्त, हमारा स्टॉक आउट। ये आपको मैंने थ्योरी वाले नोट्स में करवाया हुआ है बेटा। चलो सर दूसरा देखते हैं। बेटा दूसरा बताना, एम्प्लॉयमेंट पे क्या चेंज आएगा? नो चेंज। अभी तो आपको चैप्टर याद नहीं था। नो चेंज। मैडम हम लोग फुल एम्प्लॉयमेंट पे काम कर रहे हैं, और फुल एम्प्लॉयमेंट पे अगर काम कर रहे हैं तो ना तो मैं आउटपुट बढ़ा सकता, ना मैं एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सकता। देखो ये प्लानिंग का पार्ट है मैडम, ये तो बाद की बात है ना कि हम लोग एक्सपोस्ट क्या करने वाले हैं। अच्छा इसके बाद तीसरा इन्होंने क्या पूछा? आउटपुट इनकम। इनकम पे क्या चेंज आएगा? सर इनकम का मुझे तो सर आपने पढ़ाया नहीं, लेकिन आपने मुझे बताया था प्राइस ऑफ गुड्स इंक्रीज कर जाएंगे। मेरे पास अरे आप ऐसे देखो कि आज होली है। आज क्या है बेटा? आज होली है, ठीक। होली का बहुत मॉर्निंग है, मॉर्निंग के हो रहे हैं 5 या 6 बजे। बेटा ध्यान से सुनियो, बीकानेर खुला हुआ है, बीकानेर वाला खुला हुआ है, वहां पे बहुत सारे लोगों की भीड़ है गुजिया खरीदने के लिए, ठीक। बहुत सारे लोगों की भीड़ है गुजिया खरीदने के लिए। बहुत ध्यान से सुनना, ये बीकानेर वाले ने गुजिया बनाई कब होगी? रात भर बनाई होगी, और सुबह बन के रेडी है, सुबह बन के गुजिया रेडी है। फिर वो देखते कि अरे बाहर तो 200 लोग खड़े हैं, अपने पे गुजिया 150 किलो है, सब आदमी अगर 1-1 किलो भी लेंगे तो भी गुजिया कम पड़ेगी, मतलब डिमांड ज्यादा हो जाएगी। डिमांड क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तो क्या अब वो स्टॉक और बना सकता है? नहीं बना सकता। क्या वो लोगों को बोल सकता है काम पे आ जाओ गुजिया बना दो? सर नहीं हो सकता। अल्टीमेटली उसको अपने 150 किलो गुजिया को क्या करना पड़ेगा? ज्यादा पे महंगा बेचना पड़ेगा। बट दिस इज ऑल प्लानिंग। ये जो मैं आपको बताऊं दिस इज अ रियल सिचुएशन, बट ये ऑल प्लानिंग है। अब जरा इसका आंसर पढ़ते हैं। सर इन्होंने क्या लिखा है? अब देखो जो आपने समझा हुआ है ना, इसको एग्जाम में लिखना कैसे है। तो शायद मेरे भाई इधर देखना, व्हेन एक्स आंटे डिमांड इज मोर देन एक्स आंटे सप्लाई। इसलिए भी जरूरी बेटा सैंपल क्वेश्चन पेपर इसलिए भी करना जरूरी होता है कि आपको लिखने का पैटर्न पता चल जाएगा। इट मींस दैट हाउस होल्ड आर प्लानिंग टू कंज्यूम मोर देन दैट द फर्म एक्सपेक्ट देम टू। समझ आया? क्योंकि अगर फर्म एक्सपेक्ट कर लेती उतना तो हम उतना बना लेते ना। आगे, दिस लीड टू एन अनइंटेंडेड फॉल इन इन्वेंटरीज। इन्वेंटरी क्या हो जाएगी? फॉल, मतलब जितना आउटपुट बचा ही नहीं मेरे पास अब। टू restore the desired inventory level of inventories, producer may expand, word आया may expand production, as a result there may be an increase in the level of output, employment, income in the economy। ये कब होगा? ex post में होगा, ये ex post में होगा। इन्होंने इलाबोरेट करवाया ना बेटा, इन्होंने इलाबोरेट करवाया, हम उसको अब आइडिया भी दे रहे हैं। आई मीन ये क्या हो गया? एक्सपोस्ट क्या हो गया? ये सजेशन हो गया कि अगर आप चाहते हो एज अ रिजल्ट देयर मे बी एन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ आउटपुट। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। एक्स आंटे तो यही कहता है कि सर आप कुछ नहीं कर सकते, एक्सपोस्ट में हम लोग ये सब चीजें कर सकते हैं। बोलो समझ में आया? लेकिन ये भी आंसर मेरे हिसाब से इनकम्प्लीट है बेटा। आई मीन इन्होंने 4 मार्क्स के हिसाब से बहुत कम लिखा हुआ है, इतने पे आपको 4 मार्क्स नहीं मिलेगा। देखो सैंपल क्वेश्चन पेपर आया हुआ है, उसको देख के मैं अब ये बोल रहा हूँ बेटा, वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इतने में आपको 4 मार्क्स नहीं मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू एक्सप्लेन एक्स आंटी, जहां पे भी तीनों सिचुएशन आप एक्सप्लेन करोगे, ये तीनों सिचुएशन। उसके बाद आप उसको सजेशन दोगे भी आगे आपको ऐसे करना चाहिए। डन? समझ आया? तब मिलेगा मार्क्स। अब जब आप मेरे पास टेस्ट दोगे तब आप ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे, मैं आपको वहां पे और आंसर बताएंगे, अपना आंसर भी लिख के दिखाएंगे। चलो सर ये हुआ खत्म, आपने इस साल का सैंपल क्वेश्चन पेपर का चैप्टर 7, 8, 9 के जितने भी क्वेश्चन थे कंप्लीट कर दिए। हाँ बस इतने थे। 11 मार्क्स 12 मार्क्स का चैप्टर है। अब अगले देखते हैं सर 22, 23 में कितने क्वेश्चन आए थे सर? सर 22, 23 में आ गया असर्शन वाला क्वेश्चन बेटा, मैं इसका आंसर छुपा लेते हैं। अब ध्यान से पढ़ना बेटा, अब ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। डन? स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, आपको मैंने दिया 1 मिनट का टाइम, पहले आप इसको रीड करके आंसर देखो। आपका 1 मिनट ओवर। आपने ज्यादातर बच्चों ने इसका आंसर बोला है ए। चलो देखते हैं आओ बेटा देखते हैं। द कंजप्शन कर्व इज एन अपवर्ड स्लोपिंग straight line curve due to the direct relationship between income and consumption, मतलब and the consumption of constant marginal propensity to consume। इन्होंने क्या बोल दिया सर? सीधा सीधा जो आपका कंजप्शन कर्व होता है वो ऊपर की तरफ जाता है और स्ट्रेट लाइन में जाता है। मैंने पूछा क्यों? कहते सर इनका ना डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है किसके साथ? इनकम और कंजप्शन के साथ। इन्होंने बोला सर आपका जो कंजप्शन कर्व का मतलब कौन सा कर्व? एडी। इसका ना डायरेक्ट रिलेशनशिप है इनकम के साथ और कंजप्शन के साथ, इनकम बढ़ता है कंजप्शन बढ़ता है, इसीलिए मैं कहा ठीक है चलो सर। मैंने नहीं बोला भी सही है गलत, ये तो तुम बता रहे हो, तुम्हारे हिसाब से ही सही है, तुम ये बोल रहे हो कि सही है राइट है, मैं नहीं बोल रहा, तुम बोल रहे हो। अच्छा दूसरा, एग्रीगेट डिमांड एंड कंजप्शन कर्व आर पैरेलल टू ईच अदर इन द लाइट ऑफ द गिवन
स्टेटमेंट, अच्छा यहाँ पे उसके बाद बोला एग्रीगेट डिमांड कर्व एंड कंजप्शन कर्व पैरेलल टू ईच अदर होते हैं, एडी और कंजप्शन कर्व कौन सा हुआ सर, सी, कह रहे हैं ये दोनों पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, पक्का? ओके, तो आपके हिसाब से सी होगा सही, क्या बात है सर, सी दोनों ही सही है। तो सर इसका मतलब मैं आपको एक बार डायग्राम दिखा भी देता हूँ बेटा, दिस इज डायग्राम, ये देखो, ये आपका जो इसमें इन्वेस्टमेंट कर्व होता है वो यूं होता है, लेकिन आपका जो कंजप्शन कर्व होता है वो यूं होता है, और एडी इन दोनों का सम होता है, एडी इसलिए यहाँ पे होता है, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ये हमेशा सेम होता है, इसका मतलब ये दोनों पैरेलल होते हैं। बहुत बढ़िया मैडम, आपने तो चैप्टर पढ़ा नहीं है, आंसर कैसे दिए जा रहे हो? ओके, अब सर आ गया एक क्वेश्चन बेटा, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, एमसीक्यू में आया हुआ है। इफ एन इकोनॉमी द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई इज 4, अबे ये वही है, एंड ऑटोनोमस कंजप्शन इज 30 करोड़, ये ऑटोनोमस कंजप्शन मतलब बार सी, द रेलिवेंट कंजप्शन फंक्शन वुड बी, बताओ सर सी का फंक्शन क्या होगा? इन्होंने यहाँ पे फंक्शन पूछा है, फंक्शन बताओ, फंक्शन दिमाग लगाओ, 1 मिनट का टाइम दिया बेटा। चलो कोई बात नहीं, आओ देखते हैं, चलो आओ 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 आओ, चलो चलो कोई बात नहीं, मैं हूं ना यार। उन्होंने आपको इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बोला k इक्वल्स टू 4, यही बोला। उसके बाद उन्होंने आपको बार सी कितना बोला बेटा, बार सी बोला आपको इन्होंने कितना बोला, 30 करोड़। अब देखना, समझना सर, अब इसको समझना सर। उसके बाद उन्होंने क्या पूछा, कह रहे हैं सर हमें ना ये, अरे इधर देख लो ना बेटा, उन्होंने बोला कि आप हमें फंक्शन बता दो, फंक्शन का मुझे फॉर्मूला पता है क्या है, प्लस बी वाई, यही तो है सर, यही तो है। अब अगर यही है तो देखना कैसे आएगा, क्या मैं इसको यूज करके एमपीएस नहीं निकाल सकता? निकाल सकते हो सर, 1/4, यही तो होता है। तो सर एमपीएस उधर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो एमपीएस कितना आएगा सर, एमपीएस आएगा 0.25। लेकिन यहां पे मुझे क्या चाहिए, बी क्या है यहाँ पे, एमपीसी है, तो अगर ये 0.25 है तो वो एमपीसी कितना हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, सी इक्वल्स टू 30 प्लस 0.75 वाई। देखो सर ये कहाँ है, कौन सा ऑप्शन है सर? सर ये ऑप्शन ए, क्या बात है सर, ऑप्शन ए है। ओ ऑप्शन सी आ रहा है, डी आ रहा है, बच्चे का तो ई आ रहा था, हाँ कहते सर ये वाला गलत है। आओ सर अगला देखते हैं, इफ इंक्रीज इन नेशनल इनकम इज इक्वल टू इंक्रीज इन कंजप्शन, उत्तरी के इंक्रीज इन नेशनल इनकम मतलब डेल्टा वाई इक्वल्स टू डेल्टा सी। क्या बात है मैडम, इतना समझ पाए, इसका मतलब आप लोग जीनियस बच्चे बेटा। आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होगा, 0। आंसर क्या होगा, 0। तुमने जितना कमाया सारा का सारा तो खर्च कर दिया, तो आपका एमपीएस कितना हो जाएगा, 0। कहाँ है सर, इक्वल टू 0। सर एक मिनट, काश यही आंसर, अरे यही होगा यार मैडम, बहुत बढ़िया। आपने तो बोला ये चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ आपने, ओके आंसर तो सारे दे दो। आ गया सर असर्शन रीजन, ये जान ले लेता है ना। चलो सर इसको पढ़ो एक बार, उसके बाद मैं डिस्कस करता हूँ। ओके चलो बच्चों देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं। लिखा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, असर्शन रीजन, और उसके हिसाब से एक सही अल्टरनेटिव चुन के दे दो। अरे अभी देते हैं ना, सबसे पहले असर्शन देखते हैं। असर्शन देखो, असर्शन और स्टेटमेंट एक ही बात होती है, लेकिन जहां पे इस तरीके से लिखा जाए ना, तो वहां पे अगर पहला वाला गलत हो रहा है ना, या पहला वाला सही हो रहा है, दूसरा वाला उसके बाद डिपेंड करेगा। अगर पहला वाला गलत हो रहा है, दूसरा वाला बेकार हो जाता है। क्या, चलो समझाऊंगा। और एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट रिप्रेजेंट, एक्स पोस्ट रिप्रेजेंट प्लान इन्वेस्टमेंट, झूठ, यही लाइन झूठ है, क्योंकि एक्स पोस्ट क्या बताती है, एक्चुअल। एक्स पोस्ट क्या बताती है, एक्चुअल, और तुमने शुरू में लिख दिया एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट रिप्रेजेंट प्लान, तो यही गलत हो गया। मैं आगे जाऊंगा भी नहीं, मेरे पास टाइम भी नहीं सर, यही गलत हो गया ना। अब आगे देखते हैं सर। अच्छा अब इन चारों ऑप्शन में से देखो कौन सा ऑप्शन है, एक मिनट, अब मैं कह रहा हूं चारों ऑप्शन में से देखो किस ऑप्शन में लिखा हुआ कि ए गलत है, डी में। मैं ये भी नहीं पढ़ूंगा, अब मैं ये भी नहीं पढ़ूंगा, मैं ये अरे मैं आपको बता दूं, अभी समझे क्या सर? मुझे पता चल ए गलत है, आंसर यही होना चाहिए। एक बार मैं देख लेता हूं जाके। ओ क्या बात है सर, अब मैं पढ़ूंगा ही नहीं, मैं टाइम ही नहीं वेस्ट करूंगा इसको पढ़ के। सर ये बच्ची, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। डन, आओ चलो आगे चलते हैं। आओ, जो ट्रिक मैंने वहां लगाई बेटा, वही ट्रिक आप यहाँ पे लगाओ, वही ट्रिक यहाँ पे लगाओ। चलो जल्दी से। बच्ची कह रही कि मैं, मुझे आंसर पता। अरे मैंने शीट बनाई है, मुझे क्यों नहीं पता होगा? क्या इसका नहीं पता? वैसे इसका मुझे नहीं पता, मेरे हिसाब से इसका ए होना चाहिए, आपके हिसाब से भी ए? अरे ए बोलो। हाँ सर देखते हैं। सबसे पहले
सेविंग कर्व मेक्स अ नेगेटिव इंटरसेप्ट ऑन द वर्टिकल एक्सिस एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। ठीक बात है, ठीक कह रहा है गलत कह रहा है? जब आपकी जीरो लेवल ऑफ इनकम होगी, ओए जब आपकी जीरो लेवल ऑफ इनकम होगी तब आपका कंजप्शन तो होएगा। तो जब कंजप्शन होगा कहां से होगा? सेविंग को नेगेटिव करके, डिसेविंग करके होगा। तो सर पहली बात तो सही है, असर्शन इज करेक्ट। अब जहां करेक्ट हो जाएगा मैं ऑप्शन में जाके देखूंगा किसने बोला है करेक्ट है, किसने बोला है करेक्ट है। सर ए ने भी बोला, बी ने भी बोला, सी ने भी बोला, डी ने नहीं बोला है, तो इसका मतलब डी तो आंसर नहीं है। अब आंसर ए बी सी में से ही है कोई, आंसर ए बी सी में से ही कोई। अगला देखते हैं सर। सेविंग फंक्शन रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम। सेविंग फंक्शन रिप्रेजेंट, आई मीन वो इसकी बात कर रहा है ना, एस इक्वल्स टू माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। कह रहा है रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम। हाँ तो ठीक है, इसमें पहला वाला क्या कर रहा है? नहीं नहीं, वो कह रहा है कि सर जीरो होता है, वर्टिकल एक्सिस जीरो होता है। तो ये कहां से बता रहा है? ये कहां से बता रहा है? मेरी बात समझे? मैं कह रहा हूं कि भाई अगर ए सही है ना तो बी भी सही बता रहा है। अगर ए सही है, ए ने बोला कि सर मैं नेगेटिव होता हूं जब जीरो लेवल ऑफ इनकम होता है, मैं कहा हाँ बिल्कुल होता है भाई तू। और नीचे क्या बोल रहा है? बोल रहा है सेविंग फंक्शन जो होता है ना वो रिलेशनशिप है सेविंग और इनकम का। अरे अजीब बात है, मतलब पहले स्टेटमेंट में बोला ये राम की बीवी है, मैं कहा ठीक है, ये श्याम की बीवी है, मैं कहा ठीक है, लेकिन दोनों का रिलेशन क्या है भाई? है मेरे हिसाब से बी होना चाहिए। डन। अब जरा आंसर देखते सर। ओके आंसर इज बी। दोनों सही है बट दो एक दूसरे की एक्सप्लेनेशन तो नहीं है सर। चलो सर बहुत बढ़िया। देखो सर आपके इस एग्जाम में पिछले वाले में 5 एमसीक्यू दे दिए उन्होंने अभी तक। आगे देखते हैं सर। छठा सर क्वेश्चन दिया है 4 नंबर का, छठा क्वेश्चन है 4 नंबर का, सॉल्व करो। बेटा मैं करा देता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। अच्छा एक सेकेंड और चाहिए, लो चलो बेटा मैं करवाऊँ, देखना बेटा, देखना सर मैं करवा रहा हूँ क्वेश्चन को। सर इसमें क्या बोला है? 2000 करोड़ इंक्रीज इन इनकम है। 2000 करोड़ क्या है दोस्त? इंक्रीज इन इनकम। इंक्रीज इन इनकम का मतलब डेल्टा वाई कितना है? 2000 करोड़। देखो ना क्वेश्चन से ही आंसर बन जाता है बेटा। आगे उसके बाद क्या बोला? एमपीसी कितना है? 75। एमपीसी 75% का मतलब कितना होता है? 0.75। तो शायद मेरे भाई देखना। उसके बाद क्या बोला? एस्टिमेट द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। आप इनको बता दो कि डेल्टा आई कितना है। मैं कहा ये तो बच्चे वाली बात होगी सर। बच्चे वाली बात क्यों हो गई सर? मैं सबसे पहले के यूज करूंगा अपॉन एम पी एस, फॉर्मूला तो यही है सर। अगर ये 0.2575 है तो ये कितना होगा? 25, तो कितना आ गया? 4। अब सर मुझे के का एक और फॉर्मूला पता है जो क्या कहता है? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। के कितना आया सर? 4। और डेल्टा वाई कितना है सर? 2000 अपॉन डेल्टा आई। डेल्टा आई इधर आ जाएगा, 4 वहां चला जाएगा, डिवाइड कर देगा तो कितना आ गया? 500 करोड़। आंसर आना चाहिए सर 500 करोड़। आओ सर देखें। हाँ जी बेटा आंसर इज 500 करोड़। डन। बोलो समझ आया? अगर समझ आया तो बेटा देखो इस एग्जाम में आपके कितने मार्क्स का है बेटा? 5 एमसीक्यू और 4 ये 4 नंबर का ये, तो टोटल कितना हो गया? 9 मार्क्स। 12 में से 9 मार्क्स ही आया। ओके सर आगे देखते हैं सर। अब अगला सैंपल क्वेश्चन पेपर। लेकिन बेटा देखो इस सैंपल क्वेश्चन पेपर के ऊपर मैंने लिखा है टी। ये टर्म 1 और टर्म 2 में आया था बेटा, तो टर्म 2 में 8 मार्क्स का एप्लीकेबल था और 8 मार्क्स का ही पूछा गया। हाँ मैं देख के आऊँ ना दोस्त। हाँ रट के आते हैं सर ना, रट के आते हैं, बेशरम शर्म मत कर लेना। चलो सर जल्दी से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो सर। चलो सर देखते हैं सर आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो कह रहा है कैलकुलेट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। सर आपको पता है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम क्या होता है? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम क्या होता है दोस्त? बोलो ना यार। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम क्या होता है? जहां पे आपका एडी इक्वल हो जाता है, यही तो होता है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। अरे बोलो ना। हाँ हाँ सर। उसके बाद कहता है कि आपको ना कुछ चीजें दी हुई हैं। पहला बोला ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट 500। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कितना? 500। उसके बाद कहते हैं कंजप्शन का फंक्शन है। सर कैसे होगा? कंजप्शन का फंक्शन दे दिया सर, कैसे होगा? यहाँ ना थोड़ा सा लगेगा दिमाग। अगर आपके अंदर दिमाग है तो ये क्वेश्चन ना 20 नंबर का भी आ सकता है एग्जाम में। हाँ कुछ भी क्या गया ये, कुछ भी कॉमन सेंस लगाना है। अगर कॉमन सेंस लगेगा तो आंसर आएगा। देखो ये क्वेश्चन बेटा पहले देखते हैं कि सैंपल क्वेश्चन पेपर ने कैसे किया। देखो ये रहा सर सैंपल क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट। डन। ये सैंपल क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट है बेटा। सेम करा। आओ सर देखते हैं पहले।
सबसे पहले देखो 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 मेरे साथ देखना बेटा, आपको इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला, बोला सर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है। तुषार मेरे भाई देखना क्या बोला, इक्विलिब्रियम इनकम पे क्या होता है सर, आपका एडी किसके इक्वल हो जाता है दोस्त, एएस के, और एडी एएस का मतलब सी प्लस एस इक्वल टू सी प्लस आई हो जाता है ना, उल्टा पुल्टा लिख दिया कोई बात नहीं, सी से सी कैंसिल, और इसके बाद क्या हो जाएगा, एस इक्वल टू आई हो जाएगा। अब से इसका मतलब ये किसके इक्वल आ गया, 500 करोड़ के। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई, आई दिया हुआ है क्वेश्चन में, अब वो एस के इक्वल आ जाएगा, तो आ गया 500 करोड़। सर फिर उन्होंने आपको कंजप्शन का फंक्शन दिया, क्या दिया, 100 प्लस 0.8y, यही दिया हुआ है, अरे बोलो ना हाँ। लेकिन अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं सेविंग के फंक्शन में तो क्या बनेगा, s इक्वल्स टू माइनस का 100, और सर ये 0.8 MPC है, तो यहां पे क्या आ जाएगा MPS। बोलो समझ में आया, हाँ जी सर समझ में आया। अब सर 500, ये s की जगह 500 रख दूं, हाँ जी सर 500 रख दो, इक्वल्स टू माइनस का 100 प्लस 0.2y, 100 इधर आ जाएगा तो कितना आ गया 600 अपॉन 0.2y। बोलो सर समझ आ रहा है क्या, हाँ जी सर समझ आ रहा है। तो y कितना हो गया दोस्त, 600 अपॉन 0.2, आंसर, आंसर कितना बोलो, 3000। बेटा आपको अगर एग्जाम में मार्क्स चाहिए तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है, हर एक स्टेप का नंबर है, इसका भी 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 नंबर है, नोट करो, नोट करो। चलो सर एग्जाम में अच्छे नंबर है तो यही वाला फॉर्मेट होना चाहिए बेटा। अगला क्वेश्चन देखो सर, अगला क्वेश्चन क्या है, क्या है, कैलकुलेट डेल्टा वाई फॉर अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी गिवन दैट, उन्होंने बोला एमपीसी 0.8 है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट 1000 करोड़ है, ये भी हो जाएगा, अरे हो जाएगा, इजी है, या फिर भी मैं बता दूं, अरे बोलो ना बता देता हूँ यार, पक्का। सर मुझे बताओ के कितना आएगा, के आएगा सर 1/0.2, कितना आएगा 0.2, ये आ गया बेटा 5 टाइम्स, ये आ गया 5 टाइम्स, डन। उसके बाद इन्वेस्टमेंट दिया हुआ, के का एक और फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई बेटा, तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा 5, और क्या दिया हुआ इन्वेस्टमेंट 1000 का, तो 1000, तो डेल्टा वाई कितना आ गया बेटा 5000, डन। देखो सर इसका आंसर 5000 है, हाँ जी सर 5000 है बेटा। तो ये भी आपका खत्म हुआ 21-22 का भी। अभी तक हम लोग 3 सैंपल क्वेश्चन पेपर कर चुके हैं बेटा, एक और सैंपल क्वेश्चन पेपर आया आपके सामने, देखो बेटा, देखना बेटा, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 20-21 का सैंपल क्वेश्चन पेपर, द डिफरेंस बाय विच एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड, बोला एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड एक्सीड द एग्रीगेट डिमांड। अब ध्यान से, एग्रीगेट डिमांड बोले तो ये प्लांट वाला होता है, अगर क्वेश्चन में सिर्फ एग्रीगेट डिमांड लिखा है तो हम मानेंगे वो एक्स आंटे है, लेकिन जहां तुमने कह दिया एक्चुअल वाला, ये एक्सपोज्ड हो गया। रिक्वायर्ड टू एस्टेब्लिश फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इज नोन एज, अब बोलो चैप्टर 9 का है वो, क्या है चैप्टर 8-9 गैप वाला, हाँ वो एक्सेस डिमांड, डन। इक्विलिब्रियम इज नोन एज एक्सेस डिमांड, अरे एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, तुम ही बोलो डिफरेंस बाय विच एक्सीड द एक्चुअल डिमांड, तो इससे क्या होगा, इसका इंपैक्ट क्या आता है, इन्फ्लेशन आता है। चलो सर इन्फ्लेशनरी गैप, लेकिन सुनो मेरी बात, अब मेरी बात सुनना पहले, एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आया था ना, तो उन्होंने ना इसके ब्रैकेट में 2 बातें लिखी थी, पता है क्या बात लिखी थी, एक बार यहाँ पे लिखा इन्फ्लेशनरी गैप स्लैश मार के लिखा डिफ्लेशनरी गैप, और कहते हैं इन्हीं दोनों में से कोई आंसर बताओ, अगर इन्हीं दोनों में से होता इन्फ्लेशन, लेकिन मैंने वो चीज हटा दिया और आपका आंसर क्या आ गया, एक्सेस डिमांड। हमें एग्जाम में एक्सेस डिमांड लिखना होगा अगर ये चीज नहीं लिखी होगी, डन। लेकिन अभी मैं आंसर बना के लाया इसके हिसाब से, इस इन्फ्लेशनरी गैप, क्या कौन सा डिमांड, पागल है क्या ये, आगे देखो बेटा, कोई बात नहीं बेटा, कभी कभी होता है, आओ ये वाला क्वेश्चन देखो बेटा, कभी कभी होता है दोस्त, आगे देखते हैं। द इम्पैक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड अंडर काइंसियन थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट इन एन इकोनॉमी, क्या पढ़ता है सर, एक्सेस डिमांड से क्या होता है, वो कह रही है डी। अभी इस साल के क्वेश्चन पेपर पे इसके ऊपर आया इलाबोरेट करना, हाँ तो आप बोल रहे हो डी, भाई अनन्या कह रही है डी, इतने सारे बच्चे कोई तो बोलो यार, सबका ठेका अनन्या ने लिया हुआ है क्या, डी डी डी, हाँ भाई क्या तू तो सी बोल दे दोस्त, ए ओके, एक ने बोला ए, एक ने बोला डी, आंसर इज डी, ये गलत है गधा। आओ सर आगे देखते हैं। उसके बाद फिर से ऐसा आया क्वेश्चन, देखो फिर से क्वेश्चन है,
इन एन इकोनॉमी सी इक्वल्स टू 200, 200 क्या होगा ऑटोनॉमस कंजप्शन, 0.5 क्या है एमपीसी, बेटा ये कंजप्शन क्या है ना एमपीसी, इज द कंजप्शन फंक्शन वेयर सी इज द कंजप्शन एक्सपेंडिचर, वाई इज द नेशनल इनकम। अगर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर 400 करोड़ का है, इज द इकोनॉमी इक्विलिब्रियम इन इनकम लेवल 1500 करोड़, जस्टिफाई योर आंसर। बेटा एग्जाम में क्वेश्चन 4 मार्क्स का आपको दिया मैंने, 1 मिनट जल्दी से कर दो। चलो सर, देखो सर, सर अब ये क्या कह रहा है इक्विलिब्रियम, अरे सर ये हुआ क्या पहले बताओ, पहले इधर सबसे पहले देख लो सर, तुमको मैंने क्या बोला कि तुम्हारा सी इक्वल्स टू कितना है दोस्त, बोलो ना कितना है सर, सी इक्वल्स टू है 200 प्लस 0.5, 200 प्लस 0.5 वाई, और तुम कह रहे हो अगर इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे होगी तो सर मुझे पता है तो एस इक्वल्स टू आई होता है, जब आप इक्विलिब्रियम पे होते हो आपका आई कितना है, अरे आई कितना दिया हुआ है 400, तो एस के बराबर हो जाएगा। तो मुझे सर इसको ना एस के फॉर्मूले से कन्वर्ट करते हैं, एस इक्वल्स टू कितना होता है माइनस का 200, अगर एमपीसी 0.5 है तो एमपीएस भी कितना होगा 0.5। अब यहाँ पे रख के इसको सॉल्व करूं तो y इक्वल्स टू कितना आ रहा है बेटा 1200, पर तुम लाना कितना चाह रहे हो 1500, नहीं है सर इकोनॉमी इज नॉट इक्विलिब्रियम, तो मैं यहाँ पे बोल दूंगा, देखो कंक्लूजन में क्या लिखना, द गिवन 1500 इज ग्रेटर देन द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, देयरफॉर द इकोनॉमी इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। मार्क्स इस चीज का मिलेगा लिखने का एग्जाम में, ये नहीं लिखोगे तो नहीं मिलेगा। अब आओ सर आगे, थ्योरी का एक क्वेश्चन आया बेटा, देखो इधर आओ मैडम, थ्योरी का क्वेश्चन, एक्स आंटे सेविंग क्या होती है, फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ओके एक्स आंटे सेविंग रेफर्स टू द प्लांट सेविंग, बहुत बढ़िया, जो आपने बोला वही लिखा आगे, ऑफ एन इकोनॉमी एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम, खत्म हो गया सर। सर ये पूरी बात लिखनी पड़ेगी, बस इतनी सी बात लिख देना, एक्स आंटे सेविंग का मतलब होता है प्लांट सेविंग, मार्क्स नहीं मिलेगा, लेकिन लिखना भी और पड़ेगा इसमें, इन्होंने कम लिखा हुआ है। फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है सर, ये एक सिचुएशन है जहां पे जो भी काम करना चाहता है कैपेबल है, रिसोर्सेज उसके लिए अवेलेबल है, उसको जॉब उस प्रिवेलिंग रेट पे मिल जाएगा, लेकिन सर इट इज अ सिचुएशन वेयर नो इनवॉलंटरली एम्प्लॉयमेंट, ये वो भी सिचुएशन होती है जहां पे नो इनवॉलंटरली अनएम्प्लॉयमेंट होता है, मतलब कोई अपनी इच्छा से जॉब पे नहीं है, आई मीन जॉब करना चाहता है लेकिन जॉब नहीं मिल रही, वो वाली सिचुएशन नहीं होती, सीधा सीधा बोलूं अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होता सर। अब ये 4 मार्क्स का दोस्त मैं देख के आया हूं ना। अच्छा अब आगे सर हम लोग लास्ट वाले सैंपल क्वेश्चन पेपर में, बेटा लास्ट वाले सैंपल क्वेश्चन पेपर में फिर से देखो एक क्वेश्चन रिपीट हुआ, मैडम देखो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैन नेवर बी जीरो, क्यों, कंजप्शन कभी भी जीरो नहीं होती, वो हमेशा ऑटोनोमस रहती है, अगर जीरो इनकम भी रहेगा तो आंसर क्या आ जाएगा, कैन नेवर बी जीरो। अगला, इन एन इकोनॉमी बीईपी एंड इक्विलिब्रियम पॉइंट में लाई एट सेम लेवल ऑफ इनकम इफ एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट आर, दिमाग लगाओ आंसर मिलेगा, इन एन इकोनॉमी बीईपी एंड इक्विलिब्रियम पॉइंट में लाई एट सेम लेवल ऑफ इनकम, बीईपी भी और इक्विलिब्रियम भी दोनों सेम लेवल ऑफ इनकम पे आ रही है, इफ एक्स आंटे इन्वेस्टमेंट आर, नहीं नो ऑप्शन, आंसर देना बेटा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, समझ पक्का नहीं आया, पक्का पक्का मुझे मौका दे रहे हो ना एक्सप्लेन करने का, क्या बात है सर, हम एक इकोनॉमी में है, अरे आ गया क्या, चलो मैं दिखा देता हूँ, आंसर जीरो है बेटा, लेकिन समझ कितना आया आपको, सबसे पहले सुन लो, इकोनॉमी में बीईपी, सर बीईपी कौन सी कंडीशन होती है जहां पे एडी इक्वल्स होता है एएस के, सर यहाँ पे ये समझ में आता है, और सर इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा होता है, सर ये आया बीईपी लेवल ऑफ इनकम, एंड इक्विलिब्रियम पॉइंट में लाई एट सेम लेवल ऑफ इनकम, सर इनकम का हमने अलग अलग स्लैब बनाया हुआ है, 100 200 300 400 500 600, हमने ऐसे अलग लेवल ऑफ इनकम बनाया हुआ, ठीक। उसके बाद हम लोग कहते थे बीईपी का मतलब क्या होता है सर, बीईपी जितना कमाया उतना का हमने खर्च कर दिया, बीईपी कंडीशन है। और सर इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है, जहां पे एडी एएस के इक्वल होता है, नहीं आया समझ, हाँ चलो कोई बात नहीं, चलो अभी समझ में आया। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, कह रहे हैं कि सर बताओ ऐसा कब होगा जब एक्स आंटे के साथ क्या हो, एक्स आंटे का मतलब प्लानिंग वाला इन्वेस्टमेंट, प्लानिंग, मैं जब कोई इन्वेस्टमेंट करूंगा ही नहीं, जब इकोनॉमी में कोई इन्वेस्टमेंट होगा ही नहीं, अल्टीमेटली कोई सेविंग भी नहीं होगा, अल्टीमेटली कोई सेविंग भी नहीं होगा, तो सर इसका मतलब यहाँ का जो सी है ये किसके इक्वल होगा, यहाँ का सी वाई के इक्वल हो जाएगा, यहाँ का सी किसके इक्वल हो जाएगा, वाई का मतलब क्या, वाई का मतलब तो एएस होता है, और यहाँ पे कोई सेविंग नहीं होगी, वहां पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। अब जरा डिटेल में चलते हैं, अब जरा डिटेल में चलते हैं, सर ये है इक्विलिब्रियम कंडीशन, एडी इक्वल्स टू एएस, दिस इज इक्विलिब्रियम कंडीशन।
लेकिन सर आपका बीईपी वाली कंडीशन क्या, जहां पे आप जितना खर्च करते हो आप उतना ही कमाते हो। अब बताओ ये वाली सिचुएशन इक्विलिब्रियम की और ये वाली सिचुएशन कब आएगी? सर जब आप यहां पे C प्लस आई में आई मत करो और y में सेविंग कभी होती नहीं, y तो इनकम होती है। डन, बोलो बात समझ में आई? चलो सर पक्का। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन सर, ये वाला सर फिर से आया एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एमपीसी इफ एन इकोनॉमी ऑटोनॉमस कंजप्शन इज 500 करोड़, एक्स आंटे इन्वेस्टमेंट 4000 करोड़, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज 18,000 करोड़। बेटा मैं ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको करा चुका और आपको ये बात भी समझ में आई है कि सर बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, बार बार ऐसे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो शायद मेरे भाई ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके, एक बार इसको करो ना दोस्त। नहीं बोलोगे तो मैं करवा देता हूँ। हाँ जी सर आप करवा दो, आओ बेटा। नहीं चाहते तो मैं ही करवाता हूँ। नहीं मान रहा है ना बच्चा, मेरी तरफ ही देखे जा रहा है। अभी इसको पीटूंगा और बताओ ऑटोनॉमस कंजप्शन कितना? 500 करोड़। बहुत आसान है अगर आप क्वेश्चन कैसे लिख भी लोगे तो बेटा। उसके बाद क्या बोला सर? एक्स आंटे इन्वेस्टमेंट। एक्स आंटे इन्वेस्टमेंट का मतलब, अरे इन्वेस्टमेंट यार, इन्वेस्टमेंट कितना? 4000 करोड़। सर उसके बाद कितना? इक्विलिब्रियम लेवल पे इनकम। भाई इनकम नहीं, इक्विलिब्रियम लेवल पे इनकम। तो मेरा इनकम कितना? 18,000 करोड़। और तुम कह रहे हो कि तुम किस पे हो? इक्विलिब्रियम पे हो। अगर तुम इक्विलिब्रियम पे हो तो तुम्हारा एडी किसके इक्वल होगा? एएस के। तो इसका मतलब तुम्हारा एस किसके इक्वल होगा? आई के। तो इसका मतलब जो तुम्हारा आई 4000 है यही क्या होगा? एस होगा। यही क्या होगा? एस होगा। और सर एस का आपको फंक्शन पता है क्या होता है? फंक्शन, अरे एस का फंक्शन बोलो क्या होता है? लेकिन बेटा उसमें आपका एमपीसी भी तो लगेगा। इस क्वेश्चन में एमपीसी दिया हुआ है, एमपीसी कैलकुलेट करना है। तो सर आओ, इक्वल्स टू डेल्टा सी माइनस का प्लस 1 माइनस बी इक्वल्स टू वाई। लेकिन सर 1 माइनस बी का मतलब क्या होता है? एमपीएस। बोलो समझ में आया? अब वैल्यू पुट कर दो। सर एस कितना दिया हुआ है? 4000 करोड़। आई कितना दिया हुआ है? सॉरी ऑटोनॉमस कंजप्शन कितना दिया हुआ है? 500 माइनस का। सर एमपीएस सर नहीं दिया हुआ तो मत लो ना। 18,000 करोड़ कितना बेटा? मैं देख लेता हूँ। 0.75 अनन्या का आंसर। अनन्या इज करेक्ट। लेकिन आओ पहले इसको कंप्लीट करते हैं। सर यहाँ पे 500 माइनस का तो यहाँ पे प्लस का आ जाएगा। हाँ जी सर प्लस का आ गया। इक्वल्स टू एमपीएस 18,000 करोड़। तो सर 18,000 करोड़ को बोलो डिवाइड कर दे, तो 4,500 अपॉन 18,000 करोड़ कितना आया कट के सर? ये 0.25। लेकिन सर 0.25 क्या आ रहा है? एमपीएस। तो एमपीसी कितना हो जाएगा? 0.75। बोलो समझ में आया? समझ में आया तो नोट कर लो बेटा। अगर समझ आया तो नोट कर लो बेटा। सर आप इसको इतना रफ तरीके से क्यों करा रहे हो? अरे एमसीक्यू है ना, एमसीक्यू है ना। लेकिन फेयर भी होता तब भी ऐसे ही करना होता, बस राइटिंग सजा सजा के करना होता। चलो आगे चले, नोट हो गया? चलो सर आगे देखते हैं आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन बेटा। आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन बेटा। सपोज इन हाइपोथेटिकल इकोनॉमी द सेविंग इंक्रीज बाय 20। सेविंग इंक्रीज बाय का मतलब क्या है? डेल्टा एस। व्हेन द नेशनल इनकम इंक्रीज बाय 100, ये क्या है? डेल्टा वाई। कंप्यूट एडिशनल इन्वेस्टमेंट। क्या यार, अगर आपको नेशनल इनकम इंक्रीज कितनी करनी है? 6,000 करोड़। 6,000 करोड़। ओ तरीके, कह रहे एडिशनल इन्वेस्टमेंट बताओ कितना करें कि मेरा नेशनल इनकम बढ़ के कितना हो जाए? 6,000 करोड़। ये लोग 100 करोड़ से सीधा कितना करना चाह रहे हैं? पक्का 5,900। आंसर देखे दीदी का। गलत है। अच्छा चलो निकालो सर, दिया 1 मिनट का टाइम। ये आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन है। आओ सर देखते हैं सर। सबसे पहले क्या बोला? सेविंग इंक्रीज बाय। सेविंग इंक्रीज बाय का मतलब आपका डेल्टा एस कितना है? 20 करोड़। उसके बाद क्या कहते हैं सर? आपका नेशनल इनकम इंक्रीज बाय मतलब डेल्टा वाई कितना? 100 करोड़। यहां तक तो मुझे बात सब समझ में आई थी। उसके बाद इन्होंने पता है क्या बोला? कहते आप कंप्यूट करो कि हम लोग डेल्टा आई कितना कर दे, हम डेल्टा आई कितना कर दे। मैंने बोला हाँ। तो कहते हैं जिससे हमारा नेशनल इनकम डेल्टा वाई 6,000 करोड़ हो जाए। मतलब ये यहां से यहां आ जाए, ये यहां से यहां आ जाए। इतना बढ़ाना इनकम को, 5,900 करोड़ से इनकम को बढ़ाना। क्या है? ऐसा क्या करें मैडम बताना? मेरे तो पल्ले नहीं पड़ रहा भाई, मेरे तो पल्ले नहीं पड़ रहा भाई। ऐसा क्या करना चाहिए? क्या निकाल दूं? कह रहा एमपीएस निकाल दो। सर बड़ा सिंपल था। आपकी इनकम कितनी थी? 100, और 100 इनकम में आपकी सेविंग कितनी थी? 20। तो मतलब 80 क्या हुई होगी?
सेविंग, लेकिन अपने को क्या करना, हाँ सॉरी कंजप्शन हुआ होगा 80, लेकिन अपने को क्या करना। सर मुझे अब पता चल गया कि मेरा MPS कितना है 20/100 मतलब 0.2। सर इससे निकलता है K इक्वल्स टू 0.2 कितना 5 टाइम्स। अब सर मुझे ये पता चल गया K का एक और फॉर्मूला है डेल्टा Y अपॉन डेल्टा I। K कितना सर 5 टाइम्स, और डेल्टा Y तो मुझे बनाना है, डेल्टा I कितना है 1000। डेल्टा I कितना है निकालना है, डेल्टा आई हमें निकालना है। डेल्टा वाई कितना दिया हुआ है 6000 करोड़ मुझे करना है, 6000 करोड़, तो डेल्टा आई इधर चला जाएगा, डेल्टा आई इधर चला गया, 6000 करोड़ डिवाइडेड बाय 5 कितना 1200। लेकिन ये तो आसान क्वेश्चन था। चलो खैर कोई बात नहीं, आपने मजाक मजाक में बेटा पिछले 40 मिनट में पिछले 5 सालों के क्वेश्चन पेपर का कंपाइलेशन कर लिया। अब आप ऐसे सोचो कि अगर आपने ऐसे 40-40 मिनट के 5 सेशन और लगाए तो होते हैं कोई 200 मिनट। 200 मिनट का मतलब 3-3.5 घंटा। आपके पूरे के पूरे मैक्रो का 5 साल के सैंपल क्वेश्चन पेपर का कंपाइलेशन हो जाएगा, और आपका कॉन्फिडेंस भी एक अलग लेवल पे होगा कि भाई मैंने 5 साल के कंपाइलेशन कर रखे। बट फिर भी हाँ पक्के बेटा अभी मैं 5 साल का कंपाइलेशन एग्जाम पेपर का भी कराऊंगा। तो बस आपको ये करना है, जो मैंने अभी रिकॉर्ड किया आपको एक बार और देखना है, लेकिन अगर आप सिर्फ मेरी उस PDF वाली शीट से देख के भी कर सकते हो तो उससे भी कर लेना बेटा। ठीक, चलो आज के लिए बहुत बढ़िया बेटा, थैंक यू।